हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग अभी चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग रोज के कुछ 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो आज थोड़े से स्टार्टिंग के 2-5 मिनट के अंदर हम लोग ने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। अब अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर की स्टडीज की बात करें तो उसमें हम लोग ने फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 फैक्टर्स कंप्लीट किए थे और उससे पहले यानी कि टोटल 3 फैक्टर के ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंड होता है। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी कि एब्जॉर्बेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि एब्जॉर्प्शन कैसा होगा। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। अब वहां पर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 एब्जॉर्बेंट है, एक सॉलिड पीसेस वाला है एंड दूसरा छोटे छोटे पाउडर पार्टिकल्स वाला है, तो ऑब्वियस है कि जिसमें भी पाउडर वाला होगा उसमें एब्जॉर्प्शन फिनोमिना ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब ये तो हमने टेक्सचुअल बात की, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल भी दिया था इसमें कि अगर मान लो कि हमारे पास एक सरफेस स्मूथ है, लाइक ये बोर्ड कैसा स्मूथ है, एंड दूसरा सरफेस हमारे पास रफ है, तो दोनों में से ज्यादा एब्जॉर्प्शन किनका होगा, किनके ऊपर होगा? तो बेसिकली रफ सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन फिनोमिना ज्यादा होता है। इट हैपेंस मोर, वो वहां पर ज्यादा अमाउंट में होता है। तो उसके पीछे रीजन ये था कि रफ सरफेस एरिया, यानी कि रफ सरफेस जो भी होता है उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। उबड़ खाबड़ की वजह से हाइट डेप्थ होगा या नहीं, तो उसी की वजह से क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। और हमने एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में भी पढ़ा था कि भाई चारकोल एंड एक्टिवेटेड चारकोल में एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द चारकोल। तो उसका रीजन ये था कि एक्टिवेटेड चारकोल थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे होता है, फाइन पाउडर रहता है और उसमें एब्जॉर्प्शन फिनोमिना ज्यादा हद तक होता है। इसके बाद सेकेंड जो फैक्टर था वो था नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। अब उसमें बेसिकली सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट है कि जो भी गैस का आसानी से लिक्विफिकेशन होता हो, लिक्विफाइबल हो, वही गैस का अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ओके, एंड टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर की बात पे हमने पढ़ा कि भाई सरफेस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बने उतना लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर एब्जॉर्प्शन फिनोमिना अच्छा खासा होगा। और अगर सरफेस का टेम्परेचर हाई हुआ तो एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई हुआ, आप खुद से सोचिए कि अगर सरफेस का टेम्परेचर हाई हुआ तो उसके ऊपर आने वाले जो गैस मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर हाई है। तो वो क्या करेगा, उन मॉलिक्यूल को और ज़्यादा रैंडमनेस क्रिएट करवाएगा। मतलब कि अब आप खुद से सोचिए कि अगर पानी है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वेपराइज होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर तो गैसेस स्टेट में रहने के लिए कैसा रहता है, सूटेबल रहता है। तो फिर इसमें भी यही बात होती है। ओके, हाँ, तो अब वहाँ पर हमने फिर ग्राफ देखा था कि भाई टेम्परेचर लो होगा सरफेस का तो एब्जॉर्प्शन हाई होगा, अगर टेम्परेचर लो है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। करेक्ट, टेम्परेचर लो है तो एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब उसी पे से हमने एक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना शुरू किया।
अब बेसिकली आइसोथर्म यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर लिया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। अब क्योंकि यहां पर हम लोग एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो ये होगा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या होगा यहां पर? ये होगा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड टू बी एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब वहां पर हम लोग फ्रूटलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं। हालांकि होते हैं दो प्रकार के आइसोथर्म, लैंगम्यूर एंड फ्रूटलिंच, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ फ्रूटलिंच है। लैंगम्यूर पुराने सिलेबस में था जो अब डिलीटेड हो गया है, अब लैंगम्यूर है नहीं। और मैंने फ्रूटलिंच के बारे में पूरे ग्राफ के साथ, डेरिवेशंस के साथ डिटेल में आपको समझाया था, और हमने वहां पर उसके दो ग्राफ एंड डेरिवेशंस भी किए थे। अब बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमें बेसिकली दो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। पहला टॉपिक जो हमारे टेक्स्ट बुक का 5.1.5 का है वो, एंड दूसरा टॉपिक हमारा जो है दैट इज, एक सेकेंड में जरा आपको बता दूं, दैट इज ऑन पेज नंबर 128, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, इन दोनों टॉपिक को डिटेल में हमें इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर सपोज टू डू इट। अब प्रीवियस नाइट आप इवनिंग, और आई मीन प्रीवियस इवनिंग और रात तक तो वैसे सबको पता चल गया होगा कि अब हमारा जो सिलेबस है वो डेप्रिशिएट हो गया है और 30% कम हो गया, यानी कि आप टोटल 70% हमें पढ़ना है। मैंने अभी डिटेल में वो जो सर्कुलर आया था उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, पर मैंने जब देखा तो मैंने ये चेक किया कि चैप्टर नंबर 15 एंड 16 डिलीटेड हो गया। अब हमारे चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16 अब डिलीटेड हो गए हैं, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि हमारे दो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए, कम हो गए। और आपकी बोर्ड एग्जाम मई महीने में है, तो अब हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से एक एक टॉपिक को, एक एक न्यूमेरिकल्स भी अगर है तो शांति से सॉल्व करें। ठीक है? पे अटेंशन हियर, जरा ध्यान देते रहना। अब अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े, उन सारे टॉपिक के अंदर हमने कोई भी गैस का सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा? हमने अभी तक सारे टॉपिक जो भी पढ़े, हमने जो भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़े, उसमें भी हमने क्या पढ़ा कि गैस का सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्प्शन कैसे होता है, क्या होता है, और उसकी सारी डिटेल्स पढ़ी। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई लिक्विड का एड्सॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, और उसकी थियरीज क्या। तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। ठीक है? तो हमारा ये टॉपिक है दैट इज 5.1.5 टेक्स्ट बुक का 5.1.5 है, दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, जरा ध्यान देते रहना। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ये हमें आज पढ़ना है। अब बेसिकली अभी तक हम लोग ने तो पढ़ लिया कि भाई गैस का सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है, क्या होता है, कौन सी थियरीज है। आगे हमने फ्रूटलिंच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग उसका जो आइसोथर्म का फॉर्मूला है दैट वाज x/m इक्वल टू kp रेज टू 1/n। ठीक है? ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। अब हम लोग, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमने कोई भी गैस का लिक्विड आई मीन सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्प्शन तो पढ़ लिया, लेकिन वहां पर गैस का क्या होता है, प्रेशर होता है। गैस इज हैविंग प्रेशर, तो यहां पर मैंने प्रेशर P से रिप्रेजेंट किया। ये फॉर्मूला में क्यों P आया पता चला, क्योंकि हम लोग ने ये जो आइसोथर्म का फॉर्मूला फाइंड किया, दैट वाज फॉर द गैस एड्सॉर्प्शन ऑन द सॉलिड, वो था। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब अगर ऐसा ले रहे हैं हम कि किसी भी सॉलिड का, आई एम हैविंग अ सॉलिड, और वो सॉलिड के ऊपर, अब ये सॉलिड एड्सॉर्बेंट है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है, उसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। जो खुद एड्सॉर्ब होता है उसको एड्सॉर्बेट बोलते हैं। और यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारा एड्सॉर्बेट जो है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। वो कैसा है, तो वो लिक्विड फॉर्म में है, यहां पर जो एड्सॉर्ब करवा रहे हैं। और उसके लिए फ्रूटलिंग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म लिक्विड के लिए क्या होगा, तो लिक्विड के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा, फॉर लिक्विड इट वुड बी x by m इक्वल टू kc रेज टू 1/n। अब kc जरा ध्यान से देखना, kc यानी कि ये क्या होगा, kc यानी कि इसीलिए मैंने मतलब कि लिक्विड जो होता है बच्चों, उसका हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, और गैस जो होता है उसका हम लोग प्रेशर लेते हैं। लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड गैस का प्रेशर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, लिक्विड का आई मीन कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसलिए मैंने P की जगह पर यहां पर C लगा दिया है, क्योंकि लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड गैस का प्रेशर होता है। ये किसके लिए है, फॉर गैस। ठीक है, अब इसमें भी हमने पढ़ा कि हमारा जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है उसके दो टाइप्स रहते हैं। दे आर हैविंग टू टाइप्स। तो वो टाइप्स कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला टाइप हमारा जो था दैट वाज फिजिसॉर्प्शन। याद करिए, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ये क्या था, ये फिजिसॉर्प्शन डियर स्टूडेंट्स, माय नियर डियर, ध्यान देना, बुक गिर गई जरा। दैट वाज फिजिसॉर्प्शन। ओके, अब ध्यान देना इधर। ओके, यहां पर y एक्सिस पे हमने x बाय m लिया और x एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया। ओके, अब ये जो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है, अब ये ग्राफ को रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं। हाँ, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल ग्राफ है ये। अब यहां पर ध्यान से देखना, फिजिसॉर्प्शन की में ली चैटलियर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। देखो, हमने ये तो पढ़ा कि भी जो अपने पास एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, और खास करके फिजिसॉर्प्शन की बात करते हैं,
तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन होता है उसके सरफेस के ऊपर, तो एनर्जी का रिलीज होता है, यानी कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। फिजिक्स ऑप्शन कैसा बनता है? वो एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनता है। इट इज फॉर्मिंग एंड वन काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन बच्चों याद रखना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर पे ही फेवरेबल रहता है। मैंने बताया ना, सरफेस का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या नहीं? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, exothermic process is favorable for, या फिर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर के ऊपर फेवरेबल रहता है। ठीक है ना? आगे ही तो पढ़ा था हमने कि भाई फिजिक्स ऑप्शन में मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है पर एनर्जी रिलीज होती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और हमने अभी फैक्टर में डिस्कशन किया कि सरफेस का टेम्परेचर तो भाई लो होना चाहिए, तो ये एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होगा, वरना होगा नहीं। ये फिजिक्स ऑप्शन की बात। केमिस्ट ऑप्शन में क्या होगा? केमिस्ट ऑप्शन की बात करते हैं। केमिस्ट ऑप्शन की बात, केमिस्ट ऑप्शन की बात है। तो जरा ध्यान से देखना। अब केमिस्ट ऑप्शन में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन भी तभी होगा जब करंट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे, तब जाके नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, बराबर कि नहीं? तभी जाकर होगा। अब बेसिकली केमिस्ट ऑप्शन में होता ऐसा है कि ग्राफ में तो केमिस्ट ऑप्शन के ग्राफ में जरा गौर करना। लाइक ये y एक्सिस पे x बाई एम है और x एक्सिस पे ऑब्वियस है हम लोग ने टेम्परेचर लिया है। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है? पहले जैसे जैसे हम लोग ने टेम्परेचर को बढ़ाया वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्ब होने लगा। फिर एक मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन होने के बाद फिर वो कम होने लगा। इनिशियली एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। ऑब्वियस बात है कि भाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, केमिस्ट ऑप्शन की बात है, तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा स्टार्टिंग में इनिशियल, लेकिन एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे वो घटता जाएगा, इट विल डिक्रीज। ये केमिस्ट ऑप्शन की बात। इनिशियली एज टेम्परेचर इंक्रीजेस adsorption increases, then it reaches to maximum, and then decreases। फिर क्या होता है? फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? उसका एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। बेसिकली यहां पर x बाई एम की जो वैल्यू है
वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर बढ़ती है, एंड फिर एक सर्टेन लेवल के बाद x बाई एम की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। तो इस लेवल तक पहुंचने के बाद एड्सॉर्प्शन घटेगा। ये केमिस ऑप्शन की बात, दिस इज फॉर द केमिस ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर ये एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज कंप्लीट होता है, यानी कि लिक्विड का सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन की, लेकिन उसको पढ़े उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इसको एक बार रीड कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शांति से लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप इसकी नोट्स बना पाओ। तो मैं आपको 1 मिनट तक ये वीडियो चला रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार पढ़ भी लो भाई और समझ भी लो जो मैंने समझाया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थियरी पे जाते हैं। भाई समझ में तो आता है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एप्लीकेशंस है एड्सॉर्प्शन की। अब पहला एप्लीकेशन क्या है, हम एक के बाद एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। The phenomena of adsorption finds a number of application. Important ones are listed here. हमारे वैसे तो adsorption के बहुत सारे uses है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट ही मेंशन किए हुए हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। The remaining traces of air can be absorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum. अब मान लो कोई भी वेसल है और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है और वो वेसल के अंदर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो भी गैसेस बने हैं वहां पर अगर उसको निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम चारकोल लगाएंगे और एक वैक्यूम पंप से एयर को खींचेंगे, तो वो चारकोल होगा ना, वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर जो एरिया है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो भी एयर वगैरह है वो गैस वगैरह है वो गायब। क्लियर है? तो ये उसका पहला एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 2, गैस मास्क। अब इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोई फैक्ट्री में अगर हम जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री के अंदर हम हैं अगर, और वो फैक्ट्री में जो भी लोग जाते हैं, मतलब ऐसी कुछ फैक्ट्रीज में गैस मास्क पहनाए जाते हैं, वो कोरोना वाले मास्क नहीं जो हम लोग अभी पहन रहे वो वाले नहीं। अब वो मास्क में ऐसे अपने माउथ के साइड के पार्ट में चारकोल्स रहते हैं, हम जैसे ही इनहेलिंग करेंगे तो अलग अलग जो हार्मफुल गैसेस है वो भी जाएंगे अंदर, और वो हार्मफुल गैसेस जाएंगे, अगर वो हार्मफुल गैसेस जाएंगे तो क्या होगा, अगर हार्मफुल गैसेस जाएंगे तो वो तो हमारे बॉडी को स्पॉइल कर सकते हैं, टॉक्सिक रहते हैं वो। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो जो मास्क में साइड पे चारकोल रखा रहता है, और वो चारकोल क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन कर लेगा। क्या कर लेगा, तो वो एड्सॉर्प्शन कर लेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी की बात है तो बारिश के मौसम में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है। अगर हम कोई भी चीज न्यू लेते हैं तो क्या होता है, उसके बॉक्स के अंदर या उस चीज के अंदर सिलिका जेल, सिलिका की गोल गोल दाने रहते हैं ना, उसको एक पैकेट में भर के उसको पैकेट को अंदर रखा जाता है ताकि वो क्या कर ले, एड्सॉर्प्शन कर ले। क्या कर ले, एड्सॉर्प्शन, मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, वो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेगा और अंदर की जो हवा है वो एम्प्टी हो जाएगी, खाली रहेगी, ड्राई रहेगा अंदर का एनवायरनमेंट। और अंदर का एनवायरनमेंट ड्राई रहेगा तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे, अंदर कोई प्रकार की बास नहीं मारेगी और वो चीज बिगड़ेगी नहीं, इसलिए सिलिका जेल को डाला जाता है अंदर।
नंबर 4 है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। अगर कहीं पर कुछ कलर लग गया है तो हम लोग क्या करते हैं, एनिमल चारकोल लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, कलर निकल जाता है। कलर क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्या करते हैं, एनिमल चारकोल, मतलब कि एनिमल को जलाने के बाद उसकी हड्डियों से जो हड्डी का भूका रहता है, वही जो चारकोल का काम करता है, वहां पर क्या करता है, वही चारकोल का काम करता है। ठीक है, एनिमल चारकोल क्या करता है, कलरिंग एजेंट को निकालने के लिए। लाइक आपको मान लो इंक वगैरह कहीं से निकालनी हो ना, तो वो चारकोल ही डालते हैं, एनिमल चारकोल। वो बहुत ही सबसे अच्छा, मतलब कि एनिमल चारकोल इज द बेस्ट एड्सॉर्बिंग रिएजेंट, आई मीन एड्सॉर्बेंट। एक सबसे बेहतरीन एड्सॉर्बेंट में से एक है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल बेस्ट चारकोल रहता है। ठीक है, कलरिंग कंपाउंड, अगर कहीं पर कलर लग गया है उसको निकालने के लिए एनिमल चारकोल का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है, एनिमल चारकोल का यूज होता है। नंबर 5 है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, मतलब कि हिट्रोजीनियस कैटालिसिस यानी कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वहां पर फेज अगर सेम नहीं है, लाइक एमोनिया बनाते हैं हम लोग, तो एमोनिया के फॉर्मेशन के लिए हेबर्स प्रोसेस होता है, और वो जो हेबर्स प्रोसेस होता है वहां पर हम लोग निकल कैटालिस लेते हैं। निकल मतलब कि निकल नहीं, गेट आउट वाला नहीं, निकल मेटल होता है, उसका पाउडर किया जाता है या फिर उसके ग्रैन्यूल्स टुकड़े लिए जाएंगे, तो वहां पर गैसेस का एड्सॉर्प्शन होगा और उसकी सरफेस के ऊपर रिएक्शन फास्ट होगा और हमें एमोनिया मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो निकल कैटालिस्ट होता है। ओके, यस। एक और है कि भाई इथीन एंड इथाइन वगैरह जो कंपाउंड रहते हैं, यानी कि अल्कीन एंड अल्काइन, उनका एड्सॉर्प्शन फिनोमिना करने के लिए भी हम लोग यहां पर, मतलब कि उनका क्या बोलते हैं, उनका हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस करने के लिए हम लोग एड्सॉर्प्शन का यूज लेते हैं। और वहां पर भी डी ब्लॉक के, जैसे हमने हेबर्स प्रोसेस में डी ब्लॉक का एलिमेंट लिया ना निकल, वैसे ही इनमें भी हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। Inert gases, due to difference in the degree of absorption of gases by charcoal, a mixture of noble gas can be separated by adsorption on coconut charcoal at different temperature. coconut charcoal समझ गए होंगे अब, उसको जलाने के बाद उसका जो ब्लैक पाउडर बचेगा कोल्स टाइप, कोकोनट चारकोल, बराबर के नहीं। तो वो जो कोकोनट चारकोल है वो आपको काम आएगा इनर्ट गैसेस का। अब वो क्या करता है, बेसिकली किसी का अच्छा एब्जॉर्प्शन करता है, किसी का नहीं करता, तो जो इनर्ट गैस को एब्जॉर्ब करेगा बाकी का तो अलग हो गया। मतलब कि अगर 2 गैसेस है, उसमें से एक गैस का एब्जॉर्प्शन हो गया तो रहा एक ही गैस, 2 गैसेस है, एक गैस का एब्जॉर्प्शन हो गया, रहा एक ही गैस, तो सेपरेट हो गया कि नहीं। यानी कि इस तरह से हम लोग इनर्ट गैस का भी सेपरेशन कर सकते हैं। वी कैन डू सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैस ऑल्सो। फिर कुछ बीमारियों को क्योर करने में, इन क्योरिंग ऑफ सम डिजीज, ये पॉइंट नंबर 7 है, यूज नंबर 7 है। A number of drugs are used to kill germs of by getting adsorb on them. अब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि वो दवाइयों के ऊपर वो जर्म्स का एड्सॉर्प्शन होता है, और जैसे ही वो जर्म्स का उन दवाइयों के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है वो मर जाते हैं, तो अपनी बॉडी जर्म फ्री हो जाती है। जोरदार बात है ना, मजेदार बात। ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ। फ्लोटेशन प्रोसेस ऑब्वियस है, अभी अभी हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स की बात है, 9th नंबर का हमारा यूज है। सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हैलाइड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सॉर्बिंग सम डाइज लाइक ईओसिन, फ्लोरोसिन एक्सेट्रा एंड देयरबाय प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट, है ना। क्या होता है कि कुछ प्रेसिपिटेट्स होते हैं लाइक सिल्वर हैलाइड के, EgX के, वो क्या करते हैं, कुछ डाइस का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं लाइक ईओसिन का और फ्लोरोसिन का, और वो क्या करते हैं, फिर एक अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं एंड में। 10वां एंड आखिरी पॉइंट है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जिसके बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया है। अब बेसिकली ये इंडस्ट्रीज में काम आता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, और एनालिटिकल लैब्स में भी काम आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग खास करके सेपरेशन फिनोमिना करते हैं। वी आर ट्राइंग टू सेपरेट। तो यहां पर हमने ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन किया, जिसमें हमने 10
पढ़ लिए, आई मीन 10 पॉइंट्स पढ़ लिए। तो हमारे यहाँ पर 10 पॉइंट्स कंप्लीट हुए उसके। अब इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन दिए है, जो 3 इंटेक्स क्वेश्चन दिए है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी आगे जो पढ़ाया है उसके ही रिलेटेड इंटेक्स क्वेश्चन है, मैंने आगे ही देख लिए थे। तो उसको भी आप लोग मेरी नोट्स के बाद लिखना। इसकी नोट्स बना दी, उसके बाद आप लोग ये एप्लीकेशंस की लिस्ट बनाना 10 और फिर इंटेक्स क्वेश्चंस लिख के उसके आंसर्स लिखना। आंसर्स बहुत ही ईजी है, खुद से सर्च करना, मेरी नोट्स से सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको मेरे इस लेक्चर में पूरी तरह से समझ में आया होगा और मैंने आपको इजीली समझ पाओ उस तरीके से समझाने की पूरी कोशिश भी की है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर बच्चों मेहनत करो, मेहनत किए बिना सफलता नहीं मिलती। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू वर्क। फोकस करो बच्चों, पढ़ोगे रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो आप अगर पढ़ाई करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो फ्यूचर में सक्सेस आपको ही मिलेगा। अगर अभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो चिंता मत, कार्मिक साइकिल में बिलीव करो, कभी ना कभी तो मिलेगा ना। मेहनत करते रहो, जी जान लगा के मेहनत करो। ठीक है, क्लियर है? देयर इज नथिंग लाइक फेलर, दे आर द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ अवर हार्ड वर्क। हमने कुछ ना कुछ काम किया ना, तो उसका रिजल्ट मिला। फेलर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। हमें जो रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट के लिए आप खुद से जजमेंट लेकर ट्राई करो कि हम क्या करेंगे, उसको प्लान करो। इनर इंस्टिंक्ट से आपको मिलेगा कि भाई ऐसा करने से मेरा काम ऐसा होगा। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। बाय माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।